जय हिंद बच्चों। आज फिर से ई कॉमर्स क्लासेस आपके सेवा में हाजिर। और आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस मामले में महत्वपूर्ण है कि आज आप जो पढ़ेंगे ना वो तुरंत याद हो जाएगा आपको। लेकिन एक शर्त है, देखिए बात साफ साफ है, इसमें कोई जादू नहीं है ना। इससे पहले आप देखे होंगे कि ई कॉमर्स क्लासेस के थ्रू जितने भी वीडियोस हैं इस सब्जेक्ट में, उसमें क्लास 1 से लेके अब तक हर वीडियो को जिन लोगों ने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, उनके लिए ये शब्द है कि आज आप जैसे ही मैं क्लास खत्म करूंगा तुरंत सब कुछ याद हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से, अभी मौका है, एक बार फिर से आप उसको पढ़ लीजिए, पूरे अब तक के पहले के जितने भी वीडियोस हैं। और उस पर लिखा हुआ है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये सब। तो आपको कतई पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वास्तव में तुरंत याद हो जाएगा। न हो तो करके देखिए और फिर आप कमेंट में लिखिए कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आते हैं पॉइंट पे। तो आज से आपका दूसरा चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर बात करें तो स्टार्ट हो गया है और वो चैप्टर है आपका नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट। देखिए भाई, सीधी सी बात है, इसमें कुल मिलाकर के केवल 8 इनकम एग्रीगेट है, ज्यादा नहीं है, केवल 8 इनकम एग्रीगेट है। और फिलहाल अभी इन 8 को 2 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें से पहला है डोमेस्टिक और दूसरा है नेशनल। 4 डोमेस्टिक में है और 4 नेशनल में है, इस तरह से 8 है। फिर 8 को 3 बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग 24 में ले जाएंगे, लेकिन यही आधार है आपका। अब आप देखते हैं तो सबसे पहले आज का जो क्लास है वो ये जानने के लिए है कि पूरे 8 की मीनिंग हम याद करेंगे आज, और तुरंत आपको याद हो जाएगा, नहीं जान जाइए। और मैं हर क्लासेस में बता चुका हूं कि आप पढ़िए मत, आप विजुलाइज करिए, देखिए, तुरंत आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बिना देर किए पॉइंट्स पर आते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कि अभी इस क्लास से पहले जितने भी क्लासेस हैं वो सभी इंग्रेडिएंट्स हैं, है ना। मतलब जैसे सब्जी बनाना है भाई, तो सब्जी बनाने से पहले जो तैयारी होती है, ठीक है ना, वो सब हो गया है। सब्जी को धो लिया, सब्जी को काट लिया, काटने के बाद क्या क्या चाहिए उसमें सब कुछ हमने रख लिया अपने पास। अब उसको बनाना है, तो वही हालत यहां भी है। इससे पहले कि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसी बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे हम, और आराम से सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले एक एग्जाम्पल देंगे आपको। एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपसे कुछ पूछा जाता है, मान लीजिए पूछा जाता है चाय क्या है, ठीक है ना, तो क्या आप आधा अधूरा बताते हैं? नहीं ना। मान लीजिए कोई पूछता है कि चाय क्या है। चाय बहुत ही प्रचलित गुड्स है सबके लिए, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया, ठीक है। तो चाय क्या है, तो आप क्या बताते हैं? क्या चाय की पत्ती चाय है? ये तो नहीं ना कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे ना कि चाय की पत्ती चाय है, नहीं। तो आप क्या कहेंगे? चीनी चाय है, ऐसा कहेंगे? नहीं ना, नहीं, आप कहेंगे नहीं, चीनी चाय नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? पानी चाय है? नहीं। आप क्या कहेंगे? दूध चाय है? नहीं। आप ये कहेंगे कि जहां पर इन चारों चीजों को मिलाया जाता है और मिला करके जो बनता है उसे चाय कहते हैं। यहां तक तो सब जानते हैं ना इस बात को, यहां तो बड़ी समझदारी हम सब लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। यही काम सब्जेक्ट में भी करना होता है।
दूसरा कुछ नहीं करना होता है। जब आपसे कहा जाए कि चाय क्या है तो आप क्या बताते हैं कि भैया चाय में चाय पत्ती होती है, चीनी होती है, पानी होता है, दूध होता है, सबको खौला दिया जाता है, चाय बन जाता है, उसी को चाय कहते हैं। और इसमें से कुछ भी एक छोड़ देंगे तो क्या वो चाय बनेगा? नहीं, वो चाय नहीं होगा। तो आप खुद कहेंगे ये चाय है ही नहीं। बस यही कहानी सब्जेक्ट में भी है। आइए देखते हैं कैसे। तो यहां पर ये जो लाइन है ना डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट का है, और ये जो लाइन है वो है नेशनल इनकम एग्रीगेट का है। और इन चारों तक आने से पहले, चारों मतलब ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, ये आप चार जो मैंने नाम लिया ये डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट है। और इधर की जो चार है नेशनल इनकम एग्रीगेट है। कौन कौन से? ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। ये जो आठों है ना, इन आठों में देखेंगे क्या हम इस्तेमाल करेंगे। चार एलिमेंट्स, चाय की पत्ती वाला, पानी, दूध, यही ये जो चार एलिमेंट्स चाय बनाने के लिए है ना, ये सभी चारों रहेंगे तो चाय बनेगा। तो यहां भी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो पहले मैंने क्लास शुरू किया था वो एक पार्ट था, एक एग्रीगेट था। ये आठों एग्रीगेट को जानने के लिए मैंने दो भाग में बांट दिया है, और इस चार एलिमेंट से ये बनेंगे और इस चार एलिमेंट से ये बनेंगे। बनने से पहले एक बात देख लीजिए, बहुत कठिन एकदम नहीं, बड़ा आसान हो जाएगा। 8 का मैं 4 ही कर दूंगा। अब देखिए कैसे। अब देखिए इस डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट में इनको बनाने के लिए क्या चाहिए? पहले तो फाइनल गुड्स चाहिए, है आपके पास। डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट को जानने के लिए फाइनल गुड्स चाहिए, आपके पास हो गया। अब नेशनल इनकम एग्रीगेट के लिए क्या चाहिए? पहला है फाइनल गुड्स, दोनों में कॉमन हो गया, स्पष्ट है, दोनों में क्या चाहिए? फाइनल गुड्स चाहिए। ठीक है, तीसरे पर आते हैं। तीसरे में जब इन डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट का हम वैल्यूएशन करेंगे तो या तो मार्केट प्राइस पर करेंगे, यानी जिस प्राइस पर मार्केट में सेल किया जाता है उसकी बात करेंगे, या उस प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्च होता है उस पर बात करेंगे, यानी फैक्टर कास्ट पे। और यहां भी है क्या? मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट। यहां भी कॉमन है, कोई स्पेशल नहीं है। यहां सीख लिए तो यहां भी काम करेगा। और चौथे पर आते हैं तो सीधी सी बात है भाई कि ये हिसाब किताब कैलकुलेशन जो रखेंगे वो 1 साल का होगा, चाहे उसे जो कहें, फाइनेंशियल ईयर कहें, अकाउंटिंग ईयर कहें, या 1 ईयर कहें। यहां भी 1 ईयर का है, यहां भी 1 ईयर का है। तब अंतर क्या है? अंतर जो है वो आपका ये है सेकेंड वन एलिमेंट्स का। देखिए जो सेकेंड वन एलिमेंट है ना, बस इसका अंतर है। इसमें अंतर क्या है? ये डोमेस्टिक टेरिटरी है, यहां नॉर्मल रेजिडेंट है, बस अंतर ये है। तो यहां अगर एकदम साधारण से बात करें तो ये कहता है कि जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं, अभी मैं एक गोल मोल, एक सिंपल एक बेस तैयार कर रहा हूं, फिर आते हैं टू द पॉइंट, अपने आप याद हो जाएगा आपका। देखिए यहां क्या बताता है कि जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं, कहां? किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में। ये डोमेस्टिक टेरिटरी जिसका हिसाब किताब हम लोग कर चुके हैं पहले इसी की, वो एरिया क्या होता है। तो उस डोमेस्टिक टेरिटरी में, यानी उस एरिया में, ठीक है, कौन सा एरिया? जो मान इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के जियोग्राफिकल टेरिटरी में, जिसमें एक गवर्नमेंट हो और 3 चीजें, क्या? गुड्स, पर्सन्स और कैपिटल आसानी से घूम फिर सकें फ्रीली, ठीक है ना, तो उसे डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। तो इस एरिया के अंतर्गत जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ और जो फाइनल है उनकी बात करेंगे, और उनका हम वैल्यूएशन करेंगे या तो मार्केट प्राइस पर या फैक्टर कास्ट पे। कितने समय का? 1 दिन का प्रोडक्शन, 2 दिन का प्रोडक्शन नहीं, 1 साल की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट, यानी चारों की बात मैं कर रहा हूं। यहां अगर आते हैं नेशनल इनकम एग्रीगेट की बात करते हैं, यहां देखिए
यहां फिर वही किसी कंट्री की बात करते हैं, और किस कंट्री की, उस कंट्री में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है। लेकिन यहां एक शर्त था कि प्रोडक्शन अंदर हो डोमेस्टिक टेरिटरी में। यहां कहता है प्रोडक्शन अंदर हो चाहे प्रोडक्शन बाहर हो, आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में हो या किसी दूसरे के डोमेस्टिक टेरिटरी में, उससे मतलब नहीं है। मतलब है उस देश का रेजिडेंट हो, नॉर्मल रेजिडेंट हो, उसके द्वारा। बस इतना अंतर है। बाकी वैल्यूएशन यहां भी मार्केट प्राइस पर है या फैक्टर कास्ट पे है, और यहां भी 1 साल का है। इसलिए याद करने में कोई कठिनाई नहीं है। बस ये देखना है कि यहां डोमेस्टिक टेरिटरी है, यानी यहां देश के जो आर्थिक क्षेत्र है उसके अंदर होना चाहिए, और यहां ये कंडीशन नहीं है आर्थिक क्षेत्र के अंदर हो या बाहर, लेकिन प्रोडक्शन करने वाला नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए। नॉर्मल रेजिडेंट की क्लास हम लोग देख चुके हैं, इसलिए फिर उसकी अभी बात नहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो फिर करेंगे। अब आते हैं टू द पॉइंट्स, ठीक है ना। एक एक का विशेष रूप चलते हैं, और याद रखिए, ठीक है ना, कि गोलमोल करने से कुछ समय के लिए आपको हेल्प मिल गया, एक आधार बन गया, लेकिन हमें तो टू द पॉइंट्स सही सही उत्तर जाना जरूरी है, जैसे अभी मैंने चाय की पत्ती के समझाया था। आते हैं तो पहला आपका जो मिलता है वह है डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी डोमेस्टिक टेरिटरी में, है ना, जैसे इंडिया है तो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, चाहे जो किया हो, कंपनी चाहे इंडिया की हो चाहे कंपनी बाहर की हो, उससे कोई मतलब नहीं है। रेजिडेंट इंडिया का हो चाहे रेजिडेंट दूसरे का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हुआ हो, किसका? फाइनल गुड्स और सर्विसेज का। लेकिन यहां कह रहा है वैल्यूएशन किस पर हुआ है? मार्केट प्राइस पर हुआ है। मार्केट प्राइस हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी एक समय के लिए मैं बता रहा हूं किस पर, यानी जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल हुआ है मार्केट प्राइस पर। मार्केट प्राइस का वैल्यूएशन कैसे होता है हम लोग देख चुके हैं, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी शामिल होता है, सब्सिडी भी उसमें बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ऐसे में मार्केट में जब उसको हम बेचने जाते हैं और जिस भाव से बेचते हैं उसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं, और ये सभी गुड्स और सर्विसेज का वैल्यूएशन किसी एक साल में होगा तो हो जाएगा ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हो गया। तो ये क्या है? ये वैल्यू है ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in the domestic territory of a country calculated at the market price in an accounting year। ये एक आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा थोड़ा सा अंतर है, यहां भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज ही होगा यहां भी, लेकिन जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज होगा वो भी उसका प्रोडक्शन किसमें हुआ हो? आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ हो, ये भी कंडीशन यहां भी है। साथ ही साथ ये 1 साल के प्रोडक्शन की बात यहां भी कर रहा है, लेकिन वैल्यूएशन में अंतर है। अब यहां पर वैल्यूएशन में अंतर है। वैल्यूएशन में क्या अंतर है? इसका वैल्यूएशन फैक्टर कास्ट पर, मतलब कि उस वस्तु उस सर्विसेज के उत्पादन पे जितना खर्च हुआ है केवल उसकी बात कर रहे हैं। मार्केट में क्या भाव है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब चारों फैक्टर्स पर जितना खर्च किया है, खर्च करने के बाद जोड़ लिया कि इसको बनाने में कितना खर्च हुआ, वही आपका क्या होता है? फैक्टर कास्ट। तो जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं उनका प्रोडक्शन उस देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ हो और वैल्यूएशन फैक्टर कास्ट पर हुआ हो और किसी एक साल में, तो क्या हो जाएगा? आपका ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे पर। तीसरा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। तो भैया इसमें क्या है? इसमें ग्रास वैल्यू नहीं, इसमें क्या है? ग्रास वैल्यू है। इसमें क्या है? नेट वैल्यू है। इसका मतलब क्या कि इससे पहले जो डिप्रिसिएशन का डिटेल हम लोग पढ़ चुके थे वो इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें डिप्रिसिएशन को निकाल दिया गया है। तो क्या है भैया? ये तो नेट वैल्यू है। जब डिप्रिसिएशन को निकाल देंगे तो क्या है? नेट वैल्यू है। तो किसका नेट वैल्यू है? सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का है। कहां प्रोडक्शन हुआ है? आपके देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हुआ है। वैल्यूएशन किस पर हुआ है? किस प्राइस पर हुआ है? तो मार्केट प्राइस पर हुआ है।
कितने साल का गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं? तो 1 साल का। तो ये क्या हो गया आपका? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस हो गया। चौथे पर आते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर का, ये भी आपका नेट वैल्यू है। और किसका नेट वैल्यू है? सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का नेट वैल्यू है। इसका प्रोडक्शन कहां हुआ है? आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है। वैल्यूएशन किस पर हुआ है? फैक्टर कास्ट पे हुआ है, जो अभी मैंने बताया था। और ये गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कितने साल का? 1 साल का हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कास्ट। और जानते हैं, इसे ही कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। सबको नहीं कहते हैं, सिर्फ इसे ही कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। इसका मतलब क्या कि अगर किसी डोमेस्टिक टेरिटरी में, किसी देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, उन सबका अगर हिसाब किताब कर लें कितना खर्च हुआ है, तो ऐसे में जितना फैक्टर पेमेंट हुआ है उसी को जोड़ लेते हैं किसी 1 साल में ना, तब भी डोमेस्टिक इनकम हो जाएगा। और यही फैक्टर पेमेंट जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है जो पे करते हैं, किसको? जो फैक्टर के मालिक हो उनको, तो क्या हो जाता है? फैक्टर इनकम। तो किसी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी फैक्टर इनकम है ना, उसको भी जोड़ लेंगे तो क्या मिल जाएगा? डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगा। कंप्लीटली तीनों तरह से आपका स्पष्ट हो जाएगा। बात समझ आ गया? लैंड के मालिक को, मजदूर को, कैपिटल के मालिक को, एंटरप्रेन्योर को जो मिल जाता है, ठीक है, तो मिलने के बाद जो उनका इनकम होता है, चाहे रेंट हो, वेज हो, इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट हो, जोड़ लीजिए किसी डोमेस्टिक टेरिटरी में किसी 1 साल में, बस वही क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक इनकम हो जाएगा। अब इससे जब यहां चलते हैं तो बस एक ही अंतर है। फिर से एक बार जब हम क्लास लेंगे तो 3 बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको 24 में बदलेंगे, लेकिन पहले इसमें आते हैं ना। जानते इसमें और इसमें बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है भाई? यहां पर अगर आप प्लस कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, तो ये चारों आपको मिल जाएगा। परिभाषा के हिसाब से क्या कहता है? ये ग्रास वैल्यू है, इसमें डिप्रिसिएशन है। भैया ग्रास वैल्यू किसका है? तो सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का है। कौन प्रोड्यूस किया है? तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, चाहे वो अपने देश में किया हो चाहे देश के बाहर। इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी से कोई मतलब नहीं है। और वैल्यूएशन हुआ है किस पर? मार्केट प्राइस पर। जो मनी में हमने चेंज किया है वो मार्केट प्राइस पर। और कितने समय का? 1 साल का। तो क्या हो जाएगा? ग्रास नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे पर आते हैं, ये भी ग्रास वैल्यू है, ये भी नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा प्रोड्यूस्ड गुड्स और सर्विसेज का है, वो भी फाइनल का है, लेकिन वैल्यूएशन किस पर हुआ है? फैक्टर कास्ट पर हुआ है। तो ये क्या हो गया? ग्रास वैल्यू हो गया। किसका? सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का। किसके द्वारा? नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा। किस प्राइस पर? तो फैक्टर कास्ट पे। कितने समय का? 1 साल का। तो हो गया आपका ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। अब इन दोनों की बात करें तो एक ही अंतर है, क्या? ये नेट वैल्यू है, इन दोनों में डिप्रिसिएशन नहीं है, चला गया है। तो ये क्या है? नेट वैल्यू है। किसका भैया? नेट वैल्यू है सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का। अब इनका वैल्यूएशन किस पर हुआ है? मार्केट प्राइस पे। और किन लोगों ने प्रोडक्शन किया है इसका? नॉर्मल रेजिडेंट ने। कितने साल का? 1 साल का। ये फिर चारों आ गया। ये क्या हो गया आपका? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और ये चौथा है यहां, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। ये भी नेट वैल्यू है। किसका? सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का। कौन प्रोड्यूस किया? नॉर्मल रेजिडेंट उस देश का। कितने साल का? 1 साल का। तो क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया है नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कास्ट। और भैया यही नेशनल इनकम है, इसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। ये जो नेशनल इनकम की बात किया ना, ये तो पूरे चारों नेशनल इनकम एग्रीगेट है, लेकिन नेशनल इनकम केवल NNPFC है। मतलब दोनों में क्या अंतर है? बस एक ही अंतर है कि ये नॉर्मल रेजिडेंट उस देश के, चाहे वो जहां हो, आपके देश में अंदर हो या देश के बाहर, ठीक है ना, उन्होंने गुड्स का जो प्रोडक्शन किया है, ठीक है, और
उनका जितना खर्च हुआ है किसी एक साल में, बस उसी को जोड़ लेते हैं तो आपका नेशनल इनकम हो जाएगा। अगर सीधी सी बात करें तो जितना भी ओनर्स है किसके, फैक्टर्स के, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे वो देश के बाहर हो, अगर वो इस देश के रेजिडेंट हैं, बस उनकी इनकम को आप जोड़ लेंगे ना तो भी नेशनल इनकम आ जाएगा। तो यहां डोमेस्टिक में बस इतना ही फर्क था कि यहां पर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत जो फैक्टर इनकम होगा, ठीक है, चाहे वो कहीं का हो रेजिडेंट हो, आपके देश का हो या आपके देश का बाहर, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया में, क्षेत्र में अगर फाइनल गुड्स सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है तो ये आपका डोमेस्टिक इनकम में आएगा। तो आपने एक बात देख लिया स्पष्ट रूप से, सीधी सी बात है कि ये दोनों इनकम एग्रीगेट में ये चारों एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। अगर ये है, इंक्लूड करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपका उत्तर सही है। अन्यथा फिर ये चाय वाली कहानी हो जाएगी क्या कि चाय की पत्ती को चाय नहीं कहेंगे, चीनी को चाय नहीं कहेंगे, पानी को नहीं, ये चारों रहेगा तब चाय बनता है। इसी तरह से ये चारों एलिमेंट्स होंगे तो ये डोमेस्टिक इनकम में एग्रीगेट होगा, और ये चारों एलिमेंट्स होंगे तो नेशनल इनकम में एग्रीगेट होगा। और आपकी सुविधा के लिए फिर से मैं बता दिया कि इन चारों में केवल एक ही अंतर है, सेकंड वाला, यही डोमेस्टिक टेरिटरी और यहां नॉर्मल रेजिडेंट, बाकी का कोई फर्क नहीं है। और इस बात पर ध्यान देने के लिए फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, इसके आगे की क्लास से पहले इससे पीछे की क्लासेस का एक बार आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए और फिर आइए और अच्छे से आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।